नमस्कार साथियों। केवीएस टीजीटी हिंदी श्रृंखला में मैं वीरेंद्र बीटेक क्लासेस की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया मतलब भारत की खोज, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा रचित एक पुस्तक। उसी की कड़ी में हम लोग आज पढ़ेंगे भारत का विदेशी व्यापार। इससे पहले जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते रहें। चलिए शुरू करते हैं। ईस्वी सन के पहले 1000 वर्षों के दौरान भारत का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था और बहुत से विदेशी बाजारों पर भारतीय व्यापारियों का नियंत्रण था। पूर्वी समुद्र के देशों में तो उनका प्रभुत्व था ही, उधर वह भूमध्य सागर तक फैला हुआ था। भारत में बहुत प्राचीन काल से कपड़े का उद्योग बहुत विकसित हो चुका था। भारतीय कपड़ा दूर दूर के देशों में जाता था। रेशमी कपड़ा भी यहाँ काफी समय से बनता रहा है, लेकिन वह शायद उतना अच्छा नहीं होता था जितना चीनी रेशम, जिसका आयात यहाँ ईस्वी पूर्व चौथी शताब्दी में किया गया। तो आप चीनी रेशम का कहाँ कब किया गया? चौथी शताब्दी में। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। भारतीय रेशम उद्योग ने बाद में बहुत विकास किया, लेकिन बहुत नहीं। कपड़े को रंगने की कला में उल्लेखनीय प्रगति हुई। तो किसकी में हुई? कपड़ा रंगने की कला में बहुत ज्यादा प्रगति हुई। ठीक है, और पक्के रंग तैयार करने के खास तरीके खोज निकाले गए। इसमें से एक नील रंग का था, जिसे अंग्रेजों ने इंडिगो कहते थे। नील रंग को अंग्रेज क्या कहते थे? इंडिगो। यह शब्द इंडिया से बना है और अंग्रेजी में यूनान के माध्यम से आया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ईस्वी सन के आरंभिक शताब्दियों में भारत रसायन शास्त्र का विकास और देशों की तुलना में शायद अधिक हुआ था। ईस्वी सन में किसमें? रसायन शास्त्र का विकास ज्यादा हुआ था। यह महारावली का स्तंभ है, दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में जो है 1500 साल पहले इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, भारतीय प्राचीन काल में फौलाद को ताव देना जानते थे। भारतीय फौलाद और लोहे की दूसरे देशों में बहुत कद्र की जाती थी, विशेष रूप से युद्ध के कामों में। भारतीयों को और भी बहुत सी धातुओं की जानकारी थी और उनका इस्तेमाल किया जाता था। औषधियों के लिए धातुओं के मिश्रण तैयार किए जाते थे। आशव और भस्म बनाना ये खूब जानते थे। औषध विज्ञान काफी विकसित था। मध्य युग तक प्रयोगों में काफी विकास किया जा चुका था। गर्चे के प्रयोग मुख्य रूप से प्राचीन मंदिरों पर आधारित थे। शरीर रचना और शरीर विज्ञान का अध्ययन किया जाता था और हार्वे से बहुत पहले रक्तचाप की बात सुझाई जा चुकी थी। खगोल शास्त्र विज्ञान में प्राचीनतम है, विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम का नियमित विषय था और फलित ज्योतिष को इसमें मिला दिया जाता था। एक निश्चित पंचांग भी तैयार किया जाता था, जो अब भी प्रचलित है। जो लोग समुद्री यात्रा पर निकलते थे, उनके लिए खगोल शास्त्र का ज्ञान व्यापारिक दृष्टि से बहुत सहायक होता था। यह कहना कठिन है कि उस समय तक यंत्रों में कितनी प्रगति थी, लेकिन जहाज बनाने का उद्योग खूब चलता था। इसके अलावा विशेष रूप से युद्ध में काम आने वाले तरह तरह की मशीनों के हवाले भी मिलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय भारत औजारों के निर्माण एवं प्रयोग में और रसायन शास्त्र संबंधी जानकारी में किसी देश से पीछे नहीं था। इसी कारण कई सदियों तक वह विदेशी मंडियों में अपना वश को रख सका। तो साथियों, इस तरीके से ये पाठ खत्म हुआ। अब देखते हैं प्राचीन भारतीय गणित शास्त्र में क्या है। यह माना जाता है कि आधुनिक अंकगणित और बीजगणित की नींव भारत में ही पड़ी थी। गिनती के चौखट का इस्तेमाल करने की फूहड़ पद्धति, रोमन और उसी तरह की संख्याओं के इस्तेमाल ने बहुत समय तक प्रगति में बाधा दी, जबकि शून्यांक मिलाकर 10 भारतीय संख्याओं ने मनुष्य की बुद्धि को इन बाधाओं से बहुत पहले मुक्त कर दिया था और संख्या के व्यवहार पर आधारित प्रकाश डाला था। ये अंक चिन्ह बेजोड़ थे और दूसरे देशों में प्रयोग किए जाने वाले तमाम चिन्हों से एकदम भिन्न थे। भारत में ज्यामिति, अंकगणित और बीजगणित का आरंभ बहुत प्राचीन काल में हुआ था। तो ये याद रखिएगा। शायद आरंभ में वैदिक वेदियों और आकृतियों को प्रबंधन के लिए एक तरह के ज्यामिति बीजगणित का प्रयोग किया जाता था। हिंदू संस्कारों में ज्यामितिक आकृतियां अब भी आमतौर पर काम में लाई जाती हैं। भारत में ज्यामिति का विकास अवश्य हुआ, पर इस क्षेत्र में यूनान और सिकंदरी आगे बढ़ गए। अंकगणित और बीजगणित में भारत आगे बढ़ा रहा, जिसे शून्य या कुछ नहीं कहा जाता है। वह आरंभ में एक बिंदु या नुक्ते की तरह था। बाद में उसके एक छोटे वृत्त का रूप धारण कर लिया और उसे किसी भी अंक की तरह एकदम एक अंक समझा जाता था। शून्यांक और
स्थान मूल्य वाली दशमलव विधि को स्वीकार करने के बाद अंक गणित और बीज गणित में तेजी के विकास के साथ कपाट खुल गए। बीज गणित पर सबसे प्राचीन ग्रंथ ज्योतिर्विद आर्यभट्ट का है, जिनका जन्म 427 ईस्वी में हुआ था। भारतीय गणित शास्त्र में अगला महत्वपूर्ण नाम भास्कर का है, 522 ईस्वी। उसके बाद ब्रह्मपुत्र 628 का है। ब्रह्मपुत्र प्रसिद्ध खगोल शास्त्री भी था। याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र क्या था? खगोल शास्त्री भी था। इसने शून्य पर लागू होने वाले नियम निश्चित किए और इस क्षेत्र में अधिक उल्लेखनीय प्रगति की। इसके बाद अंक गणित और बीज गणित पर लिखने वाले गणितज्ञों की परंपरा चलती है। इसमें अंतिम महान नाम भास्कर का भी है। भास्कर का नाम क्या है? महान अंतिम, मतलब अंतिम नाम है, जिसका जन्म 1114 ईस्वी में हुआ था। उसने खगोल शास्त्र, बीज गणित और अंक गणित पर क्रमशः 3 ग्रंथों की रचना की। कितने ग्रंथों की रचना की? 3 ग्रंथों की रचना की, याद रखिएगा। अंक गणित में उसकी पहली पुस्तक का नाम लीलावती है, जो स्त्री होने के कारण गणित की पुस्तक के लिए विचित्र लगता है। विश्वास किया जाता है कि लीलावती भास्कर की पुत्री थी, गो कि इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। पुस्तक की शैली सरल और स्पष्ट है और छोटी उम्र के लोगों को समझ के लिए उपयुक्त है। इस पुस्तक का संस्कृत विश्वविद्यालयों में अब भी कुछ हद तक अपनी शैली के कारण इस्तेमाल किया जाता है। तो लीलावती जो है वो किसी पुस्तक का नाम है जो मैथ की है, ठीक है। 8वीं शताब्दी में खलीफा अल-मंसूर और राज्यकाल में 1753 से 1744 ईस्वी में कई भारतीय विद्वान बगदाद गए और अपने साथ वे जिन पुस्तकों को ले गए उनमें खगोल शास्त्र और गणित की पुस्तकें थी। कौन कौन सी पुस्तकें थी साथ में? खगोल शास्त्र और गणित की जो पुस्तकें ले गए थे। इन्होंने अरबी जगत में गणित शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र के विकास को प्रभावित किया और वहाँ भारतीय अंक प्रचलित हुए। बगदाद में उस समय विद्या अध्ययन का केंद्र था और यूनान और यहूदी विद्वान यहाँ एकत्र होकर अपने साथ यूनानी दर्शन, ज्यामिति, बगदाद का सांस्कृतिक प्रभाव महसूस किया जा रहा था और अरबी अनुवादों के माध्यम से भारतीय गणित का ज्ञान व्यापक क्षेत्र में फैल गया। अरबी जगत से यह नया गणित संभवतः स्पेन के मूल विश्वविद्यालयों के माध्यम से यूरोपीय देशों में पहुंचा और इससे यूरोपीय गणित की नींव पड़ी। यूरोप में इन नए अंकों का विरोध हुआ और आमतौर पर प्रचलन में कई 100 वर्ष लग गए। इसका सबसे पहला प्रयोग जिसकी जानकारी मिलती है 1134 में सिसिली में एक सिक्के में हुआ था। तो जो सबसे पहला प्रयोग है वो सिसिली में सिक्के में हुआ था। ब्रिटेन में इसका पहला प्रयोग 1490 में हुआ था। ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। तो साथियों, ये वीडियो यहीं तक, आगे हम लोग पढ़ेंगे विकास का ह्रास। तो जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते चलें। जय